Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the objective questions of your price elasticity of demand chapter. ऑलरेडी हमने चैप्टर प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया हुआ है. अब थोड़े ऑब्जेक्टिव्स के यूज़ से ऑब्जेक्टिव्स से हम कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं क्लियरली कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट है क्या. तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं ऑफ योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर. नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज. सबसे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट का जब ओपनिंग होता है तो डेफिनेशन से ही होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन. सो डेफिनेशन क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड रिजल्ट फ्रॉम द 1% चेंज इन द प्राइस, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस रिजल्टिंग फ्रॉम द 1 यूनिट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. आई एग्रीड, लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा, पहले डिमांड आएगा. देन percentage change in the quantity demanded results from the 1% change in the price. Obviously percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. तो ये change in demand और price हम नहीं लेते हैं, हम percentage की बात करते हैं जब हम बात करते हैं price elasticity of demand की. नेक्स्ट है आपका क्या? सेकेंड, the price elasticity of demand of a particular brand of a chocolate is estimated as -2. जरा ध्यान देना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कितना एस्टिमेट किया है? 2. इफ द क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज्ड बाय 10%. देखो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, कितने से? 10% से. देन प्राइस मस्ट हैव, सबसे पहली बात प्राइस और क्लास, जरा ध्यान देना, सबसे पहली बात प्राइस और डिमांड दोनों के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन है. जब प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? सबसे पहली बात है डिमांड यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कितने से? 10% से. इसका मतलब यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रहा है. डिमांड कब इंक्रीज होगा? जब आपका प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो सबसे पहली बात यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. मतलब ये दोनों ऑप्शंस आपके क्या हो गए? यहाँ पे कैंसिल हो गए, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. अब या तो डिमांड, अगर डिमांड 10% से इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइस आपका या तो 10% से फॉल होगा या फिर 5% से फॉल होगा. लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी दी गई है यहाँ पे? -2. तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डी अपॉन पी, विच इज़ नथिंग बट द 2 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन पी. इसका मतलब क्या हो गया? प्राइस चेंजेस कितना आ गया? 5. तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 5. सो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू डिमांड चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फॉर्मूले हमने इंप्लीमेंट किया एंड दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर. द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, क्या बोला? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन प्राइस इज नॉट अफेक्टेड बाय. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड जो है अफेक्ट कैसे नहीं होता? किस फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता? यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूट होता है, नेचर ऑफ कमोडिटी होता है, सप्लाई नहीं होता, प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम, इनकम से भी होता है. क्यों? क्योंकि ये जो सब्सटीट्यूट है, नेचर ऑफ कमोडिटी है और आपका कंज्यूमर इनकम, ये तीनों क्या हैं? डिटर्मिनेंट है किसके? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के. ये जो डिटर्मिनेंट हैं ये क्या करते हैं? ये अदर फैक्टर्स हैं जो आपके डिमांड को क्या करते हैं? चेंज करते हैं. द नेक्स्ट वन, द अर्क इलास्टिसिटी फॉर्मूला इज यूज्ड टू एस्टिमेट द इलास्टिसिटी व्हेन. द अर्क इलास्टिसिटी हम कब यूज करते हैं? व्हेन द प्रोडक्ट इज थॉट टू बी इनइलास्टिक. नो. व्हेन द प्रोडक्ट इज थॉट टू बी इलास्टिक. नहीं. ये दोनों हम कब करते हैं? इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए. अर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं उससे जो भी हमको आउटकम मिलता है वो डिटरमाइन करता है कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है. पहले से हमें पता नहीं होता है कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक, मतलब दोनों ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? इनकरेक्ट हैं. देन द डिमांड फंक्शन इज नोन. नहीं, यहाँ पे हमें डिमांड फंक्शन के बारे में भी नॉलेज नहीं होता. देन द चेंज इन वन वेरिएबल इज ड्यू टू द लार्ज चेंज इन अदर वेरिएबल. येस, दिस इज द करेक्ट वन. The arc elasticity formula is used to estimate elasticity when one variable is changing and other variables की change होने पे first variable में changes हमें measure करने हैं. Then an elasticity of a -1 means that अगर E आपका 1 है तो इसका मतलब क्या होता है?
ई आपका 1 है तो इसका मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब यूनिट इलास्टिसिटी या यूनिटरी इलास्टिसिटी होता है तो वहाँ पे डिमांड का वर्टिकल नहीं होता, डिमांड का हॉरिजॉन्टल नहीं होता। द रिलेटिव चेंज इन प्राइस एंड द क्वांटिटीज आर इक्वल। यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स वुड इंक्रीज द प्राइस रिड्यूस, नहीं ये नहीं होता। सो व्हाट इज द आंसर, द C1 कि रिलेटिव चेंज इन द प्राइस एंड डिमांड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डिमांड इज इक्वल्स टू द चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है आपकी 1 होती है। देन आफ्टर द नेक्स्ट वन, 6th, the demand for the petroleum products are relatively price inelastic because demand for the petroleum product क्या होता है, ये relatively price inelastic होती है। क्यों? There are the no close substitute, these are the essential commodities, there is no possibility to postpone their consumption, all of the above। देखो जब बात होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तो यू आर अवेयर ऑफ इट, क्रूड ऑयल, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से क्या बनता है आपका नेचुरल गैस भी बनता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपके पेट्रोल्स, देन डीजल्स, दिस आर द डेली रिक्वायरमेंट है हमारे। अगर पेट्रोल डीजल अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वी आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट आवर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑल्सो। तो वो सब चीज़ें, सेकेंड थिंग नेचुरल गैस हम यूज़ करते हैं फॉर द कुकिंग पर्पस, तो वो भी टू द सर्टन एक्सटेंट वो भी क्या होता है, स्टॉप हो जाएगा। सो देर आर द नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट, येस, दिस आर द एसेंशियल कमोडिटी, येस, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी टू पोस्टपोन दिस कंजम्पशन, देर इज अ नो पॉसिबिलिटी टू पोस्टपोन द कंजम्पशन, येस। दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देन आफ्टर आ जाते हैं 7th वन पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ अ प्राइस इलास्टिसिटी इज व्हाट, स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स और द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जब हम बात करते हैं प्राइस और डिमांड की तो यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। तो ज़रा समझना, प्राइस इलास्टिसिटी में हम प्राइस को जो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, प्राइजेस को जो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं उनके रिलेटेड, उनके अदर फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड डिटरमिनेंट और अदर फैक्टर कौन से हैं, स्लोप ऑफ द डिमांड को नहीं, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स नहीं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये कहाँ पे आएगा, ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी में नहीं, ये आएगा इनकम इलास्टिसिटी में। और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट और इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है आपके प्राइस इलास्टिसिटी के बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वेरी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से इट इज़ दैट फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टडी करना व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये अदर फैक्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, अदर फैक्टर्स हैं और डिटरमिनेंट्स हैं। देन आफ्टर द नेक्स्ट वन, which of the following will not be determinant of the price elasticity of demand for the commodity। इसमें से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कौन से डिटरमिनेंट्स नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट है, रेंज ऑफ द प्राइस चेंजेस ओके, लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड फॉर विच द डिमांड का पर्टेन्स यस, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी नहीं। देखो ये कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटी ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड नहीं है, ये आपके सप्लाई से रिलेटेड है, और हम यहाँ पे सप्लाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिमांड के। तो दैट्स वाई विच वन इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सी। कम टू द 9th वन, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज +3। जरा ध्यान देना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसके लिए हम लोग वहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस साइन का यूज़ करें, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड के बीच में। सो द गुड्स इज़ इन्फीरियर, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कहाँ पे आता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है आपके नॉर्मल गुड्स के केस में, इन्फीरियर गुड्स के केस में नहीं। गुड इज़ इनइलास्टिक नॉर्मल गुड्स, नो। गुड इज़ एन इलास्टिक नॉर्मल गुड्स, यस। इलास्टिक क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 है। जो ई की वैल्यू देख रहे हो, ई की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 जो है आपका ये ग्रेटर देन 1 होता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, इनइलास्टिक नहीं,
इलास्टिक होगा। नॉर्मल गुड्स यहाँ पे भी है, लेकिन ये नॉर्मल गुड्स हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है, दैट विच इज़ नथिंग बट द 3। इसके लिए क्या हो गया? रिलेटिवली इलास्टिक। देन द गुड्स इज एन इलास्टिक इन्फीरियर गुड्स, नो, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं। वॉट द 9th वन। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज 10th वन। नाउ अब यहाँ पे क्या है? इफ द TR increases due to the fall in the price, the product, if the total revenue plus total revenue यहाँ पे increase हो रही है due to the fall in the price of the product, then the price elasticity is equals to 1, price elasticity is less than 1, price elasticity is 0 or price elasticity is greater than 1. Equals to 0, that is perfect. Equals to 1, unitary. Less than 1, inelastic. और ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? इलास्टिक। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू कब इंक्रीज होगा? जब आपका इलास्टिक डिमांड होता है, जब आपका इलास्टिक डिमांड होता है वो समय पे प्राइस के डिक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। वो टाइम पे प्राइस के डिक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जब रिलेशन हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू और प्राइस के बीच में, प्राइस और टोटल रेवेन्यू के बीच में, अगर यहाँ पे इलास्टिक है डिमांड, तो इंक्रीज इन द फॉल इन द प्राइजेस, फॉल इन द प्राइस विल गोइंग टू इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू। और जब यहाँ पे ये इनइलास्टिक है, तो इनइलास्टिक के केस में जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा तब जाके आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो स्पेसिफिकली दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द रिलेशनशिप। तो एज पर दिस रिलेशन इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे क्या हो रहा है? द आंसर इज योर ग्रेटर देन 1, दैट इज नथिंग बट द डी, जहाँ पे जो क्या है आपका रिलेटिवली इलास्टिक है। नेक्स्ट वन, इफ द राइज इन द प्राइस इंक्रीजेज द TR, द प्रोड्यूसर इज ऑपरेटिंग ऑन व्हाट? देखो जरा इंपॉर्टेंट है, अगर इफ अ राइज इन द प्राइस इंक्रीजेज द TR, मतलब प्राइस के इंक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुए, मतलब यहाँ पे आपका इनइलास्टिक डिमांड है, यहाँ पे आपका इनइलास्टिक डिमांड है। द प्रोड्यूसर इज ऑपरेटिंग ऑन व्हाट? देखो ये होता है आपका कर्व, ये यहाँ पे E इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, यहाँ पे E इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे E इज ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे E इज लेस देन 1। और ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका मिड पॉइंट। ये क्या होता है आपका? मिड पॉइंट। तो बेसिकली द सेगमेंट बिलो द मिड पॉइंट हम कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं? देखो जैसा मैंने बताया कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस के इंक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये केस है इनइलास्टिक डिमांड का। और इनइलास्टिक डिमांड जो है हमारा सेगमेंट के हिसाब से वेयर द इनइलास्टिसिटी विल कम, यहाँ पे आती है इनइलास्टिसिटी जहाँ पे लेस देन 1 होता है। और ये सेगमेंट क्या हुआ? दिस सेगमेंट अगर मिड पॉइंट के हिसाब से देखें तो ये आपका लोअर सेगमेंट है। ये क्या है आपका? लोअर सेगमेंट है। तो उस हिसाब से कौन सा करेक्ट हुआ? दैट इज नथिंग बट द ए, दैट इज सेगमेंट बिलो द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट पे आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 होता है, उसके ऊपर ग्रेटर देन, उसके नीचे लेस देन। इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 उसका मतलब क्या होता है आपका? इनइलास्टिक। तो यहाँ पे दिस आंसर इज करेक्ट। और अदर आंसर्स अगर देखोगे, सेगमेंट अबव द मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट नहीं, वाई इंटरसेप्ट नहीं। सो दिस इज व्हाट इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज बिलो द मिड पॉइंट। इसके बाद द नेक्स्ट वन, MCQ नंबर 12, when the demand is relatively inelastic, when the demand is relatively inelastic, price and the total revenue changes take place in dash direction। देखो ये जब डिमांड आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो प्राइस जब इंक्रीज होगा तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड आपका फिक्स हो जाता है, डिमांड नहीं चेंज होता है, मतलब प्राइस के इंक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू ही इंक्रीज होगा। तो ये सिचुएशन में क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे? यहाँ पे बोथ द चेंजेस विल गोइंग टू टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, व्हेन द टोटल रेवेन्यू is increasing with the every fall in the prices, the price elasticity of demand is obviously greater than 1। बार बार हमने किया हुआ है, टोटल रेवेन्यू
जब इंक्रीज होगा, प्राइस के डिक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो वो सिचुएशन होता है आपका रिलेटिवली इलास्टिक का। तो ये सिचुएशन इज व्हाट, ओवर हियर द सिचुएशन इज ग्रेटर देन 1। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्लास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज व्हाट, +1 -0। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स के केस में क्या है पता है आपका, इन केस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। वाई इट इज नेगेटिव, बिकॉज क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होगा, जब एक के चेंज होने पे दूसरा भी क्या हो, इन द सेम डायरेक्शन इफ इट इज चेंजिंग देन इट इज पॉजिटिव। जरा ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वाई इंक्रीज होता है। ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट का, जो कि डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइस और डिमांड के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिमांड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल ले लो आप टूथपेस्ट और आपके टूथब्रश का। अगर टूथपेस्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो नेचुरल है कि उनके डिमांड डिक्रीज होंगे और टूथब्रश के प्राइसेस डिमांड भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और यू कैन टेक एनी एग्जांपल, एनी अदर एग्जांपल जो हम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल और कार। जब पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो नेचुरली कार का डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो दैट्स वाई व्हाट इज द आंसर फॉर द 14th वन, 14th का आंसर क्या है आपका, ए। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, डैश रेवेन्यू इज द टोटल सेल ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। तो जाहिर सी बात है टोटल की जब बात आती है तो आपकी क्या होती है, टोटल रेवेन्यू आंसर। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, per unit of output। average revenue is equals to average per unit of output। then state whether the following statement is true and false। चलते हैं देखते हैं थोड़ा true and false के बारे में। let us study about the true and false, फिर इसके बाद जो करेंगे we'll going to see what exactly the other questions are। so MCQs हमने ओवर कर लिए, now we'll going to see the true and false। जरा ध्यान देना, the price elasticity of the elasticity of a demand measures the absolute changes in the one variable caused due to the change in absolute change in the another variable। क्लास यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपका परसेंटेज है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज आना चाहिए, एब्सोल्यूट चेंजेस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर नहीं करता। पीईडी आपका मेजर करता है परसेंटेज चेंज, ना ही कि एब्सोल्यूट चेंज। दैट्स वाई ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव फॉर द मोस्ट नॉर्मल गुड्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। क्यों, नॉर्मल गुड्स के केस में ये नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी और वाइस वर्सा, तो उसे बोलते हैं हम नेगेटिव रिलेशन। देन थर्ड वन, it is advisable to use the point method to measure the elasticity of a demand in the case of a large price changes। no, false। वहाँ पे हमें point method यूज़ नहीं करना है, हमें वहाँ पे यूज़ करना है arc method। which method we'll going to use, we'll going to use arc method। कब, जब यहाँ पे large changes होते हैं प्राइस में, when the price is changing in a very large manner, then वहाँ पे हमें क्या करना है, arc method यूज़ करना है। Next one, using the arc method ensures the price elasticity the same regardless of the direction of a movement in the change on the demand curve। yes, arc method में क्या होता है, price elasticity is the same regardless of the direction of a movement of the demand curve। ये क्या होता है, it will going to show you the same result। next one, fifth one, elasticity of a demand may differ at a different point on the same demand curve। yes, देखो सेम डिमांड कर्व पे आपका इलास्टिसिटी डिफर कर सकती है एट अ डिफरेंट पॉइंट। वो कैसे, फिफ्थ वाले का अगर इफ देखोगे, द फिफ्थ स्टेटमेंट, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड मे डिफर एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो अगर सेम डिमांड कर्व पे, इफ यू गोइंग टू सी सेम डिमांड कर्व पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका सेम डिमांड कर्व है डी। सेम डिमांड कर्व पे आपका डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकते हैं।
मे बी एनीथिंग। तो एक ही डिमांड कर्व पे ये क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 एंड ओवर हियर इट इज इन्फिनिटी। सो बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पर फिफ्थ स्टेटमेंट, एक ही डिमांड कर्व पे यू कैन गेट द डिफरेंट पॉइंट और डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इफ यू गोइंग टू सी सिक्स्थ वन, क्या बोल रहा है, व्हेन द डिमांड क्लास, व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक द इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट इज 0। नो, परफेक्टली इलास्टिक होगा तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ना ही कि 0। जब ये इन इलास्टिक होता तब जाके वो क्या होना चाहिए था, 0। इसका मतलब ये क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ना ही कि 0। तो इस हिसाब से आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट वन, unitary elasticity is represented by the demand curve that is a rectangular hyperbola. True. Unitary elasticity हम कैसे यूज करते हैं, we are representing the demand curve by drawing what, rectangular hyperbola curve. उसके थ्रू हम क्या करते हैं, unitary elasticity of demand को शो करते हैं। Next one, relatively inelastic demand is represented by the vertical demand curve. False. Think about what exactly your curve is. When the demand is elastic, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। नो, डिमांड जब इलास्टिक होता है तो प्राइस और टोटल रेवेन्यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। व्हेन द डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक टोटल रेवेन्यू रिमेन अनचेंज इवन द प्राइसेस चेंज। यस, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, अनचेंज होगा। कब, जब आपका डिमांड क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर अप की हुई हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर द नेसेसरी कमोडिटी इज लेस देन 1। यस, नेसेसिटी के केस में क्या होता है, इनइलास्टिक डिमांड होता है, और इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट नंबर 12, द लार्जर एंड द क्लोजर द सब्सटीट्यूट अवेलेबल लोअर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी। दैट इज नथिंग बट व्हाट, एग्जैक्टली द आंसर इज फॉल्स। यस, देखो जब लार्जर एंड क्लोजर द सब्सटीट्यूट, जितना सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा उतना इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड ज़्यादा होगा। द लोअर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी, नो इट विल बी हायर। जब सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, जब कंपटीशन अवेलेबल है मार्केट में, इफ़ देयर इज़ अ कंपटीशन इन द मार्केट, वहाँ पे क्या होगा, इलास्टिक डिमांड होगा। कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, तो इन इलास्टिक डिमांड होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी जब इलास्टिक होती है तो वहाँ पे वैल्यू उसकी ग्रेटर दैन 1 होती है और इट विल बी हायर, और इन इलास्टिक सिचुएशन में इट विल बी लोअर। देन आफ्टर इन द शॉर्ट रन द डिमांड बाय एंड द लार्ज रिमीन्स द इनइलास्टिक। यस, शॉर्ट रन में क्या होता है, ये इनइलास्टिक होता है। एक्सटेंट ऑफ द प्राइजेस चेंज अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, एक्सटेंट ऑफ अ प्राइस चेंजेस, कितना प्राइस चेंज हो रहा है, ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है, अफेक्ट करता है। ज़्यादा चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली डिमांड भी क्या होगा, चेंज होगा। So the more the prices change, there will be the change in the price. Accordingly, we will get the value of a elasticity of a demand factor, the variable which is nothing but the E. Income elasticity of a demand for all the normal goods is negative नहीं। देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इन केस ऑफ अ नॉर्मल गुड्स के केस में ये क्या होता है, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होगा, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज़ नथिंग बट द नॉर्मल गुड्स का रिलेशन। देन आफ्टर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नहीं, फॉल्स। ये इट विल बी लेस देन 1 बिकॉज नॉर्मल गुड्स के केसेस में क्या होता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी विल बी लिटिल बिट इनइलास्टिक। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर द सब्सटीट्यूट इज पॉजिटिव। यस, सब्सटीट्यूट के केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द कार एंड पेट्रोल विल बी पॉजिटिव, फॉल्स। ज़रा ध्यान देना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो कार एंड पेट्रोल एग्जाम्पल किसका है, सब्सटीट्यूट गुड्स का कि कॉम्प्लीमेंट्री का। जाहिर सी बात है कार एंड पेट्रोल वर्ड्स हम मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यूज़ करते हैं, मोस्टली क्या 100% इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ पे ये होता है नेगेटिव। द रिलेशनशिप क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव होता है।
Then after, promotional elasticity helps to determine the effectiveness of the expenditure on the advertisement and the sales promotion. Yes, promotional elasticity के केस में क्या होता है? What do you mean by the promotional elasticity of demand? Change in advertisement expenditure will going to bring how much change in the demand. That is nothing but the promotional elasticity. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में हम कितना चेंज करें कि डिमांड कितना चेंज हो, या डिमांड में चेंज करने के लिए हमें कितना एक्सपेंडिचर में चेंज करना होगा. दैट इज द प्रमोशनल इलास्टिसिटी. Taxes are imposed on the goods with the elastic demand. They can increase the government's revenue significantly. False. If the taxes are imposed on the goods with the elastic demand, देखो जब इलास्टिक डिमांड होगा, इलास्टिक डिमांड का मतलब कस्टमर्स परचेस कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. जब आप टैक्सेस इंक्रीज करोगे तो उससे प्राइस इंक्रीज होगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो कस्टमर्स परचेस नहीं करेंगे. तो व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द रीजन, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. If the demand for the country's imports are inelastic, demand for the country's import is inelastic, then the expenditure for the import will going to increase even if the prices of the import rises in the international market. Yes, अगर demand for the country's import is inelastic, हमारा जो import है वो फिक्स है. जैसे हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं गल्फ़ कंट्रीज से, ओपेक से और रशिया से. रशिया से हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल क्या करते हैं, परचेस करते हैं. क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल का जो डिमांड है, क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन है हमारे इंडिया में, वो क्या है, एक फिक्स होता है, इनइलास्टिक होता है. तो हमें उसे परचेस करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है. कल जाके अगर रशिया या फिर अदर कंट्रीज जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, या सब मिल के अपने प्राइजेस को इंक्रीज़ कर लेंगे, तो हमें ज़्यादा प्राइस पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे उनके कमोडिटी का डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है. क्रूड ऑयल का डिमांड हमारे यहाँ पे क्या है, इनइलास्टिक है. तो इसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा. डैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर फॉर द सेम. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड द लास्ट वन, एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी डिटरमाइंस, agriculture pricing policy determination is based on the price and income elasticity of demand. Yes, एग्रीकल्चर की प्राइसिंग पॉलिसी जो है आपकी इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे ही होता है. एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द MCQs ऑफ योर chapter number, that is chapter price elasticity of demand. And in the next lecture, what we're going to do, we're going to solve the numerical examples related to your elasticity of a demand. So till the time you're going to revise the previous sessions, and we're going to continue in the next lecture. Thank you.